से आगे पढ़ते हैं। शाबाश, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में बेटा? अच्छा एक बार जल्दी से बता दो, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सर प्लेट हेलमेट्स के हाफ हो गए थे, थोड़ा बाकी है सर प्लेट हेलमेट्स का। मतलब ओके, प्लेस कहाँ तक पढ़ा था? क्लासिफिकेशन शायद करना था ना, कि क्लासिफिकेशन से पहले भी कुछ रह गया था। ओके, हमने प्लेट हेलमेट्स के अंदर फर्स्ट पेज फिनिश किया हुआ है एंड सेकंड पेज तक सिमेट्री तक हमने फिनिश किया हुआ है ना, सिमेट्री तक, बिकॉज नोट्स मैंने वहां तक फॉरवर्ड किए हैं, तो दैट मीन्स वहां तक ऑलरेडी हो चुका है। चलिए ठीक है, हम उससे आगे आज पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो प्लेट हेलमेट्स हमने शुरू किया था। तो प्लेट हेलमेट्स के बारे में सबसे पहली चीज हमने समझी थी, व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लेट हेलमेट्स। इनको प्लेट हेलमेट्स क्यों बोला जाता है, या शॉर्ट में बेटा इन्हें फ्लैट वर्म नाम क्यों दिया जाता है, इनको फ्लैट वर्म्स क्यों बोला जाता है। तो आपने देखा था बेटा कि जब हमने इन वर्म्स को देखा था, तो मोस्ट ऑफ द वर्म्स थी या तो वो लीफ के समान थी, ठीक है, लीफ लाइक थी बेटा, या तो वो रिबन लाइक थी। हमने ये देखा था ऑलरेडी क्लास में, ठीक है, या तो वो रिबन लाइक थी। फिर हमने देखा था कि इन वर्म्स का एक तो डॉर्सल एंड होगा, तो मान लीजिए फॉर ये डॉर्सल एंड हो गया, एक तो वेंट्रल एंड होगा, मतलब नीचे वाला एंड जो वेंट्रल एंड होता है बेटा। तो हमने देखा था कि दीज वर्म्स जो होती है, इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड जो है वो बहुत क्लोज होता है बेटा। अगर आप इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में बेटा मान लीजिए ये इनका डॉर्सल एंड है और ये इनका वेंट्रल एंड है, तो मतलब बहुत कम स्पेस होता है बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड। तो बिकॉज दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स, इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड फ्लैट आकार का होता है बेटा। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लैटनेस इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर इसके अलावा मैंने बोला था आपको कि प्लेट हेलमेट्स के अंदर अराउंड 20,000 स्पीशीज पाई जाती है, मतलब 20,000 के अलग अलग प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लेटी हेलमेट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें दो बॉडी फॉर्म्स बहुत कॉमन होंगी, या तो लीफ के समान होंगी बेटा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो रिबन के समान होंगी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपने देखा था कि प्लेट हेलमेट्स जो होती है, इनको नाम प्लेट हेलमेट किसने दिया है, ठीक है। तो हमने दो साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, एक का नाम था गैगनबोर, ठीक है ना, गैगनबोर, एंड तीसरे का नाम था बेटा क्लाउस। तो गैगनबोर एंड क्लाउस जो है बेटा, दे आर द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया बेटा, इन पर्टिकुलर वर्म्स को क्या नाम दिया, प्लेट हेलमेट का नाम दिया। फिर आपने देखा था कि अगर हम प्लेट हेलमेट्स को देखें, ठीक है ना, तो प्लेट हेलमेट बेटा फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग का मतलब हुआ बेटा अपने आप ही अपना खाना प्रोवाइड करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना, खुद अपने खाना हासिल करते हैं। तो ये फ्री लिविंग आकार के होते हैं, किसी और की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बट फिर हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द प्लेट हेलमेट्स जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऑल्दो देयर आर फ्री लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट इन द प्लेट हेलमेट्स, बट मोस्ट ऑफ द प्लेट हेलमेट्स जो होते हैं हमने देखे थे, वो क्या होते हैं बेटा, वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो दो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर फ्री लिविंग फॉर्म्स बेटा। तो ये सब के सब फ्री लिविंग आपको दिखाई दे रहे हैं, और नाम हम इनको ऑलरेडी दे चुके हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज प्लेनेरिया बेटा, इनको हम प्लेनेरिया बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, तो ये रेड कलर वाला एंड ये वाला बेटा, दीज बोथ आर पैरासाइट्स बेटा। तो ये दोनों पैरासाइट्स है, और किस प्रकार के पैरासाइट्स है, दे आर एंडो पैरासाइट्स बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। जब हम आपको इंशाल्लाह निमेट हेलमेट्स एंडोपैरासाइट मतलब पढ़ाएंगे, क्या होता तो निमेट हेलमेट्स के अंदर आप देखेंगे बेटा, निमेट हेलमेट एक्टोपैरासाइट भी होते हैं एंड एंडोपैरासाइट भी होते हैं। निमेट हेलमेट्स आर बोथ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स, बट प्लेटी हेलमेट जो होते हैं बेटा, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो एंडोपैरासाइट्स एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। चलो फटाफट बताइए बेटा, प्लेट हेलमेट्स के अंदर बॉडी प्लान कैसा था, जल्दी जल्दी बताइए। द बॉडी प्लान ऑफ प्लेट हेलमेट्स इज
ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। वेरी गुड बेटा। तो हमने देखा था इनके पास ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता था। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ कि इनमें माउथ होगा लेकिन इनमें एनस नहीं होगा बेटा। तो एक ही ओपनिंग होगी जहां से फूड अंदर भी आएगा एंड द अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर भी जा सकता है। इसको हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपने इसके अलावा देखा था कि हमने प्रोरिफेरा पढ़ा, हमने सीलेंट्रेटा पढ़ा, हमने टीनोफोरा पढ़ा, ठीक है ना। टीनोफोरा के बाद हम प्लेटहेल्मिन्थ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इससे पहले हमने 3 फाइलम पढ़े, उन तीनों में से किसी भी फाइलम के अंदर हेड का फॉर्मेशन नहीं हुआ बेटा। देयर वाज नो हेड प्रेजेंट इन पोरिफेरा, प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो ना तो पोरिफेरा में था, ना तो सीलेंट्रेटा में हेड था एंड ना तो टीनोफोरा के अंदर हेड था। तो मतलब ये तीनों क्या थे बेटा, ये नॉन सेफेलाइज्ड एनिमल्स थे बेटा। इनको हम नॉन सेफेलाइज्ड एनिमल बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने प्लेटहेल्मिन्थ के अंदर कदम रखा, जैसे हमने प्लेटहेल्मिन्थ को पढ़ना शुरू किया, हमें पता चल रहा है दैट दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स बेटा, ठीक है। ये पहला ऐसा फाइलम है, ये पहला ऐसा एनिमल है जिसमें हेड का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ऑल्दो दिस इज नॉट द एडवांस्ड हेड बेटा, ये हमारे जैसा या एनिमल वर्टिब्रेट के जैसा एडवांस्ड हेड नहीं है, बट फिर भी हेड की फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुई। तो मतलब शुरुआत ऑफ सेफेलाइजेशन कहाँ से हुई है, प्लेटहेल्मिन्थ से हुई है, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। फिर इसके अलावा आपने देखा था कि हेड का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि हेड का मतलब होता है वो जगह बॉडी की जहां पे मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हुआ पाए जाते हैं। तो जिस बॉडी के ऑर्गन में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे वही हेड कहलाता है। तो हमने यहाँ पे 2 सेंस ऑर्गन्स देखे थे। एक था हमारा आई सपोर्ट, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई सपोर्ट क्या था बेटा, एक फोटो रिसेप्टर था। सो आई स्पॉट वाज अ फोटो रिसेप्टर। और ऑरिकल्स क्या थी बेटा, ये कीमो रिसेप्टर्स थी, ये कीमो रिसेप्टर्स थी बेटा। तो मतलब ओवरऑल आपको 2 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। सो वन इज अ फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, जो देखेगा कि कहाँ से रोशनी आ रही है और कहाँ पे अंधेरा है। एंड दूसरा बेटा ऑरिकल्स देखी थी जो केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा केमिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, कौन सा केमिकल हमारा होस्ट खा रहा है, कौन सा केमिकल फूड के आया है, नेबरिंग एनवायरनमेंट के अंदर है। तो केमिकल का डिटेक्शन किन की वजह से होता है, ऑरिकल्स की वजह से होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर मैंने आपको और एक चीज बोली थी जहां पे मैंने शायद कुछ एग्जाम्पल भी दिया था बेटा, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड या आपके पेरेंट्स के रिलेटेड। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इंडिविजुअल पैरासाइट है, तो पैरासाइट को तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा है बेटा, खाना भी बना बनाया मिल रहा है, जगह भी फ्री में मिल रही है। तो उसको सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप की जरूरत करने की नहीं पड़ती है। मतलब अगर हम फ्री लिविंग एंड पैरासाइट को कंपेयर करें आपस में, तो पैरासाइट्स के पास सेंस ऑर्गन्स लेस डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग प्लेटहेल्मिन्थ्स के पास सेंस ऑर्गन्स मोर डेवलप्ड होते हैं बेटा, या बेटर डेवलप्ड होते हैं। तो ये भी आपने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर हम प्लेटहेल्मिन्थ्स को देखें, तो जैसे आप यहाँ पे 2 प्लेटहेल्मिन्थ्स देख सकते हैं। प्लेटहेल्मिन्थ्स कैन बी नॉन सेगमेंटेड, इनमें सेगमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, ये भी एक प्लेटहेल्मिन्थ है, लेकिन बॉडी में कहीं पे भी सेगमेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सेगमेंटेड भी हो सकते हैं बेटा, दे कैन बी ईदर सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेड एग्जांपल अब यहाँ फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बॉडी में बेटा क्लियरली सेगमेंटेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो सेगमेंटेड जो होते हैं बेटा, मतलब दोज प्लेटहेल्मिन्थ्स व्हिच आर सेगमेंटेड, वो मोस्टली क्या देखने को मिलेंगे आपको बेटा, वो आपको टीनिया में देखने को मिलेगा। जैसे टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनेटा, पॉक वर्म एंड बीफ वर्म बेटा। और जो नॉन सेगमेंटेड होते हैं वो कॉमनली फ्री लिविंग फॉर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया में देखेंगे, या यहाँ पे फेसिकोला के अंदर भी आप ऐसा देखने को मिलेगा। तो मतलब प्लेनेरिया एंड फेसिकोला होते हैं अनसेगमेंटेड प्लेटहेल्मिन्थ्स, एंड टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनेटा होते हैं सेगमेंटेड प्लेटहेल्मिन्थ्स बेटा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो था बेटा, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक था। चलो फटाफट बताओ, नर्वस सिस्टम जो लैडर लाइक था प्लेटहेल्मिन्थ के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती थी, जल्दी जल्दी बताइए। तो longitudinal nerve cord and many transverse commissures। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ग्रेट। तो हमने पढ़ा था बेटा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, तो ये नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में छोटे छोटे से ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, दे आर ट्रांसवर्स कमिश्योर्स। और 2 लंबे नर्व कॉर्ड्स दिखाई
दे रहे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, लेटरल लाइक दिख रहा है या एच शेप्ड नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपने पढ़ा था बेटा। फिर हमने स्किन की बात करी थी, स्किन अगर मैं बोलूं मतलब एपिडर्मिस की बात करी थी कि इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर बेटा एपिडर्मिस एपिडर्मिस मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन बेटा, तो इनकी एपिडर्मिस कैसी, तो कोई बता सकता है एपिडर्मिस कैसी होती है फटाफट? Cellular or शाबाश, syncytial. वेरी गुड बेटा, सेल्यूलर सिंसाइशियल बेटा, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड बेटा। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? तो मैंने आपको बोला था बेटा एपिडर्मिस जो है वो सेल्स का बना है, अगर सेल्स का बना है तो दैट मींस बेटा सीलिएट सेल्यूलर है बेटा, ठीक है ना, सेल से बना होता है आपको सेल्यूलर कहेंगे उसको। लेकिन हर सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम बेटा सिंसाइशियल भी बोल सकते हैं। और सेल्स के ऊपर बेटा बीच बीच में सीलिया देखने को मिलेंगे, तो मतलब हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली सीलेटेड, नॉट कंटिन्यूअसली सीलेटेड बट फ्रीक्वेंटली सीलेटेड एपिडर्मिस होता है। और अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, हमने एक पिक्चर भी ड्रॉ किया था शायद उस क्लास में, और मैंने आपको बोला था एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल के नीचे हो लॉन्जिट्यूडिनल मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के बीच में बेटा जो बॉडी कैविटी होती है, तो वहां पे भी बेटा कुछ मसल्स पाई जाती है, वर्टिकल मसल्स पाई जाती है, जिनको हम पैरेन्काइमल मसल्स बोलते हैं बेटा। और फिर मैंने आपको बोला था कि बॉडी के अंदर जो कैविटी डेवलप हुई, जो सीलोम डेवलप हुआ बेटा, वो सीलोम खाली नहीं होता है, हम इस सीलोम को बेटा फिल कर देते हैं, हम इस सीलोम के अंदर भर देते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू बेटा, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा बोलते हैं या मीसेनकाइम बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको याद आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज हमने एक दो क्लासेस कंटिन्यूअसली में नहीं करी है, तो मे भी शायद आप भूल गए हो बेटा हमने क्या पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। तो ये आपको लग रहा है कि हमने इससे पहले सुना है कि नहीं? शाबाश, चले, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे को बताइए बेटा, एलिमेंट्स आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल? Bilateral. तो मतलब आपको बेटा प्लेट हेलमेंथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जैसे पहला बेटा याद रखना है जो हमने इससे पहले नहीं देखा कभी, वो है सिफिलाइजेशन। तो दे आर द फर्स्ट सिफिलाइज्ड एनिमल्स बेटा। सेकंड, दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दे आर फर्स्ट बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स बेटा, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये पहले एनिमल्स है जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है बेटा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखेंगे। तो दिस मच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लास आई थिंक। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे बेटा, इधर तक मैंने शायद फोटोग्राफ भी आपको फॉरवर्ड कर दिया था। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सर बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब? बायलैटरल सिमेट्री बेटा जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है ना, मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बोला था, जैसे इधर आप देख लीजिए, इस पिक्चर को आप देख लीजिए बेटा। आप मेरे को बताइए, अगर मैं इस एनिमल को बेटा ऐसे काट दूं, ये लाइन से काट दूं दो हिस्सों में, ठीक है ना, दो पार्ट्स में काट दूं, तो मेरे को बताओ बेटा इस लाइन से क्या ये एनिमल दो इक्वल पार्ट्स में कट सकता है? शाबाश, नहीं बच्चा, ठीक है ना। अगर इस एनिमल को मैं ऐसे काट दूं बेटा, इस लाइन में काट दूं, तो बताओ दो इक्वल पार्ट्स में कट सकता है? नो सर। अगर मैं बेटा इस एनिमल को ऐसे काट दूं, ध्यान से देख लें, ऐसे काट दूं, तो बताओ क्या दो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है? यस सर। जल्दी। तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री का मतलब जैसे एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बायलैटरल सिमेट्री मींस बेटा अगर आप एक प्लेन से मतलब सिंगल प्लेन से एनिमल को दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं बेटा, दैट वेरी सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे भी बेटा इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड into two equal similar halves। मतलब आप एक एनिमल की बॉडी को दो बराबर हिस्सों में काट रहे हो बेटा, दो इक्वल हाफ्स में काट रहे हो, लेकिन कितने प्लेन से? खाली एक प्लेन से बेटा। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। समझ आया बच्चा मेरा? यस सर। क्लियर हुआ? सर लास्ट चलिए, पॉइंट और समझा दीजिए। अच्छा, अब ये मतलब ये इसके रिलेटेड है बेटा, सिमेट्री के रिलेटेड ही है। मतलब ये बता रहा है कि जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है ना, उन एनिमल्स के अंदर बेटा आपको हमेशा बॉडी के दो एंड दिखाई देंगे। एक होगा इंटीरियर एंड जिसे आप हेड बोलोगे बेटा, और एक होगा पोस्टीरियर एंड। मतलब एवरी एनिमल व्हिच इज हैविंग बायलैटरल सिमेट्री बेटा
चाहे वो किसी भी आकार का हो, किसी भी शेप का हो, लेकिन बॉडी में हमेशा दो एंड्स दिखने को मिलेंगे, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर बेटा। मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास से पढ़ाई थी ना, मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये एम्स के अंदर एसेलेरेशन एंड रीजन में पूछा गया था, ठीक है, एआर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, सेम यही लाइनिंग थी बेटा। तो ये पूछा गया था कि जिन एनिमल्स में बायोलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है ना, वो दिखाते हैं बेटा पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब हुआ एंटीरियर एंड का होना, मतलब हेड का होना, पोस्टीरियर एंड का होना मतलब टेल का होना बेटा। टेल मींस एंड वाला पार्ट बेटा। समझ आया बच्चा? दिस मच इज क्लियर? ये समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए ग्रेट। अब इधर Yes, देख sir. लीजिए, मैंने आपको अभी भी बोला, यस सर बोलो बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बोला बेटा बॉडी अनसेगमेंटेड है, एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या बॉडी सेगमेंटेड हो सकते हैं। स्ट्रोबुलेटेड मतलब बॉडी सेगमेंटेड है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना प्लेट हेलमेंट्स के अंदर, इस सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ बेटा। दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज, Strobiler. शाबाश, Pseudometamerism. इसको हम क्या बोलते हैं? सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। अगर आपको सूडो मेटामेरिज्म अच्छा नहीं लग रहा है तो आप याद रखेंगे बेटा स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं, स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं बेटा। तो ऐसे एनिमल को हम स्ट्रोबाइलेटेड बोलेंगे। स्ट्रोबाइलेटेड मतलब सूडो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बेटा, ठीक है ना। स्ट्रोबाइलेटेड का मतलब हुआ वो एनिमल जो सेगमेंटेड है, लेकिन किससे सेगमेंटेड है? सूडो मेटामेरिज्म से सेगमेंटेड है बेटा। तो एनिमल शोइंग सूडो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेटेड एनिमल, जैसे टीनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा, तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सर्कुलर मसल, एपिडर्मिस, ग्लैंड, पैरेन्काइमा, फायरेंजियल मसल, सीलिया, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड पैरेन्काइमल मसल्स। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो बेटा, क्या कहीं पे भी इस स्ट्रक्चर में बेटा आपको स्पाइक्यूल, आपको बोन, आपको कार्टिलेज का कोई भी लेबलिंग दिखाई दे रहा है? शाबाश। No, नहीं sir. दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो होते हैं ना, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है, या शॉर्ट में जिनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है। स्केलेटन एब्सेंट होने का मतलब इनमें स्पाइक्यूल नहीं है, इनमें स्पॉन्जिन फाइबर नहीं है, इनमें बोन नहीं है, इनमें कार्टिलेज नहीं है बेटा। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो बिकॉज दीज एनिमल्स जो उनको आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, जैसे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बेटा, बिकॉज दीज एनिमल्स डू नॉट हैव एनी स्केलेटल सिस्टम इन द बॉडी। तो बताओ बच्चा, जब आप इन एनिमल्स को टच करोगे तो टच में ये कैसे होंगे बेटा? हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे? Soft. सॉफ्ट होंगे सर, सॉफ्ट होंगे। बस सॉफ्ट होंगे बेटा, ठीक है ना। पहला तो ये कॉन्सेप्ट पहला वाला याद रखेंगे। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा मेरे को बताइए, जो हमारी बॉडी का आकार है ना, हमारी मतलब ह्यूमंस की बॉडी का आकार जो है, या किसी भी और एनिमल की बॉडी का जो आकार है, मतलब जो शेप है, वो शेप बनाने में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? मसल्स का होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का होता है, या स्केलेटन सिस्टम का होता है? Skeletal system. ये इस चीज को सब मानते हैं ना बच्चा, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है ना? मतलब हम बाहर से कैसे दिखेंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है बेटा कि अंदर से आपका स्केलेटन कैसा है। स्केलेटन मतलब आपकी बोन्स का आर्किटेक्चर कैसा है। अगर आप ह्यूमन है तो बोन्स का आर्किटेक्चर ह्यूमन के जैसा होगा। अगर आप एप है तो बोन्स के आर्किटेक्चर एप के जैसा होगा। अगर आप मंकी है तो बोन्स का आर्किटेक्चर मंकी के जैसा होगा, डैश एंड डैश एंड डैश। तो मतलब हमारी बॉडी का जो शेप है ना, इस शेप को बनाने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन होता है? वो स्केलेटन होता है बेटा, ये याद रखेंगे, दैट इज स्केलेटन। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब मेरे को बताइए, जो आप डायग्राम्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, या इधर जो डायग्राम्स देखी आपने, या इधर जो डायग्राम्स आपने देखी, इन सारी डायग्राम्स में मेरे को बताओ बेटा, क्या आपको बॉडी में कोई प्रॉपर शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं शाबाश। sir.
अरे क्यों नहीं है बच्चा, ये शेप है ना, लीफ लाइक शेप है बेटा, ये लीफ के आकार है, ठीक है ना, ये रिबन का आकार है बेटा, ये भी लीफ का आकार है, मतलब बॉडी में शेप दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे शेप नहीं दिखाई दे रहा होता ना तो फिर शायद एनिमल कुछ ऐसे दिखाई देता, ये एमोबा के जैसे बेटा बिना शेप के होता, कुछ ऐसा होता। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर शेप दिखाई दे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, दे आर लीफ लाइक और रिबन लाइक। Yes, sir. तो लीफ का तो आकार होता है, रिबन का तो आकार होता है, मतलब आपको एक प्रॉपर आकार दिखाई दे रहा है। अब बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा? इतना क्लियर हो गया जितना मैं कह रहा हूँ अभी? यस सर। हाँ सर। मतलब ये है, आप इसको ध्यान से सुन लेना, मतलब ये है, एक साइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी का आकार स्केलेटन सिस्टम बना, जो आप मान गए बेटा अपनी एग्जांपल लेके। दूसरे साइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस एनिमल के पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, उसकी बॉडी का कोई प्रॉपर आकार नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। फिर मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ बेटा कि जिन एनिमल्स का मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, दे डू नॉट हैव ए स्केलेटल सिस्टम, उनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। तो अगर उनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो ऑटोमेटिकली बेटा फिर उनकी बॉडी का प्रॉपर कोई आकार नहीं होगा, प्रॉपर कोई शेप नहीं होगा। बट हमने खुद पढ़ा है और हमने खुद देखा भी बेटा कि इनमें कोई शेप तो है, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ शेप प्रेजेंट इन देम बेटा। तो फिर ये शेप कैसे बनाई जाती है, इस शेप को मेंटेन कौन करता है अगर इनमें स्केलेटन नहीं है बेटा, तो वो समझने की कोशिश आप यहाँ पे इस डायग्राम में करिए। तो अगर आपको याद हो बच्चा, मैंने आपको बोला था कि ये इनकी बॉडी में अंदर से जो ये खाली जगह पाई जाती है, एम्प्टी स्पेस पाई जाती है, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर हमने किसको डाल दिया था बेटा? हमने इसके अंदर पैरेन्काइमा को डाला था, याद है ना सभी को? कनेक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा डाला था। अब ये पैरेन्काइमा जो होता है ना बच्चा, ये पैरेन्काइमा क्या करता है, ये एक फ्लूइड रिलीज करता है। इमेजिन कर लीजिए आपके पास बैलून है, तो ये आपके पास मान लीजिए बेटा एक बैलून है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है बेटा, लेकिन जैसे आपने इसमें पानी डाला या हवा डाली बेटा, तो ये बैलून एक प्रॉपर आकार में आ गया, एक प्रॉपर शेप में आ गया। ऑल्दो देयर इज नो बोन, नो कार्टिलेज, नो स्पाइक्यूल प्रेजेंट इन द बैलून, बट फिर भी बेटा इस बैलून का एक प्रॉपर आकार आया, किसकी वजह से? चाहे आपने इसके अंदर एयर डाली या आपने इसके अंदर वाटर डाला बेटा, ठीक है ना। सेम किन के साथ हो रहा है? सेम प्लेट हेलमेंट्स के साथ हो रहा है। प्लेट हेलमेंट्स में कोई बोन, कार्टिलेज या स्पाइक्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी इनकी बॉडी का एक प्रॉपर आकार है बेटा, प्रॉपर शेप है, और वो शेप लाने में कौन मदद करता है? वो पैरेन्काइमा मदद करता है। और पैरेन्काइमा कैसे मदद करता है? पैरेन्काइमा रिलीज करता है बेटा फ्लूइड को, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हैं पैरेन्काइमल फ्लूइड, ठीक है ना, पैरेन्काइमल फ्लूइड बेटा। और ये पैरेन्काइमल फ्लूइड पानी के आकार का होता है, जेल के आकार का होता है, और जेल के आकार का होने की वजह से बेटा ये अंदर से इन एम्प्टी गैप्स को फिल करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का क्या आता है? एक प्रॉपर शेप या प्रॉपर आकार आता है। सो दिस स्केलेटन which is formed in plate elements by the help of parenchymal fluid बेटा, इसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। हाइड्रो क्यों? बिकॉज फ्लूइड का बना हुआ है, पानी के लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रोस्केलेटन बोला जाता है। बात समझ आया? क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। ठीक है ना, चले वेरी गुड। तो याद रखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, हाइड्रोस्केलेटल मैकेनिज्म किन में देखने को मिलता है? तो याद रख लेना बेटा प्लेट हेलमेंट्स में देखने को मिलता है। हाइड्रोस्केलेटल मैकेनिज्म कौन डेवलप करता है? तो याद रख लेना पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर या पैरेन्काइमल कनेक्टिव टिश्यू डेवलप करता है। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा, इतना समझ आ गया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, हम अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट हेलमेंट बेटा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट हेलमेंट। हम पढ़ेंगे प्लेट हेलमेंट्स के 3 क्लासेस होते हैं, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा बेटा, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब टर्बुलेरिया को जो डाइजेस्ट, सुन लेना ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। टर्बुलेरिया का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बेटा, वो ब्रांचेड होता है। ब्रांचेड का मतलब हुआ यहाँ पे कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके अलग अलग ब्रांच पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसमें बेटा ऐसे साइड में ब्रांच निकलती है, तो ब्रांचेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ट्रेमेटोडा को जब हम देखेंगे थोड़ी देर में, अभी ट्रेमेटोडा के अंदर बेटा सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल ट्यूब के समान होगा बेटा, ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम सिस्टोडा की बात करेंगे, जो एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखेंगे, ऑलरेडी बहुत बार पूछा भी गया है। सिस्टोडा बेटा एक ऐसा प्लेट हेलमेंट है
जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है बेटा, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था प्लेट हेलमेंट्स के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, थोड़ी देर पहले बोला था। तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो टर्बुलेरिया के लिए एप्लीकेबल है एंड ट्रेमेटोडा के लिए एप्लीकेबल है। वो सिस्टोडा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता ही नहीं है बेटा, दे डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इनको क्यों नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे जब मैं क्लासिफिकेशन पे आऊंगा। तो याद रखेंगे हमारे पास एक ऐसा प्लेट हेलमेट है which do not have digestive system, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिस्टोडा बोलते हैं। तो याद, सिस्टोडा का एग्जांपल टीनिया है बेटा, तो थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे अलग से, बट याद रहे। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, फटाफट मेरे को बताइए, ट्रेमेटोडा के पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है बेटा? ब्रांचेड, एब्सेंट और सिंपल? Simple. सिंपल बेटा। टर्बुलेरिया के पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? ब्रांचेड, सिंपल Branched. और एब्सेंट बेटा। एंड सिस्टोडा के पास, Absent. एंड सिस्टोडा के पास बेटा Absent. एब्सेंट ही होता है। समझ आया ना? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लेट हेलमेट जो होते हैं बेटा, बिकॉज दे आर सिंपलर एनिमल्स, मतलब अभी एनिमल का शुरुआत होने लगा है, अभी एनिमल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार के सिंपल एनिमल्स है। एंड ये इतने सिंपल होते हैं बेटा कि इनकी बॉडी की जो लाइनिंग होती है ना, एपिडर्मिस, जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वो थिन होती है बेटा, सिंगल सेल्ड एपिडर्मिस होती है, तो मतलब थिन एपिडर्मिस होती है बेटा। और इस थिन एपिडर्मिस का फायदा क्या होता है कि अगर इनको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले आना है तो ये इसी एपिडर्मिस से लाएंगे, अगर इनको बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भेजना है तो ये इसी एपिडर्मिस के थ्रू करते हैं। तो मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस जो हो रहा है बेटा, उसके लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, उसके लिए लंग के जैसा, गिल्स के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता बेटा। तो फिर रेस्पिरेशन होता कैसे? वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, तो रेस्पिरेशन कहाँ से किया जाता है? वो डायरेक्टली बॉडी के लाइनिंग या बॉडी के एपिडर्मिस से किया जाता है। तो मतलब होल एपिडर्मिस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पूरे एपिडर्मिस को प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है बच्चा, ठीक है ना? चलो, अच्छा आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने ये पढ़ा होना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। मेरे को बताइए, इमेजिन कर लीजिए आपके पेट के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर बेटा एक प्लेट हेलमेट बैठा हुआ है, ठीक है ना, पैरासाइट है और आपके स्टोमक के अंदर ग्रो कर रहा है। तो मेरे को बताइए, अगर उसको स्टोमक के अंदर रेस्पिरेशन करनी है, वो रेस्पिरेशन बेटा एरोबिक तरीके से करेगा या एनारोबिक तरीके से करेगा? आप बताइए बच्चा। Aerobics. Aerobics. एरोबिक, वेरी Aerobic. गुड, वेरी गुड। सब लोग एरोबिक बोल रहे हैं, शाबाश, Yes, sir. जल्दी जल्दी। वो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, आपके Anaerobic पेट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, आपके पेट के अंदर बैठा हुआ है। तो आप बेटा अपनी सांस पेट में नहीं पहुंचाते, सांस बेटा आपके लंग्स में जाती है, लंग्स से आपके ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर सेल्स को दी जाती है, ना कि किसी पैरासाइट को दी जाती है बेटा। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है तो मोस्ट ऑफन बेटा दैट पैरासाइट विल बी एनारोबिक इन रेस्पिरेशन बेटा। एनारोबिक क्यों? बिकॉज हम उसको ऑक्सीजन थोड़ी प्रोवाइड, अरे हमारी सिंपल सी बात है यार, हमारी बॉडी थोड़ी चाहेगी कि हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट ग्रो करे या उसके और ज्यादा बच्चे पैदा हो या वो हमको और ज्यादा बीमार करे। तो बॉडी पैरासाइट के ग्रोथ को कभी सपोर्ट नहीं करती है। आप समझ रहे हैं? पैरासाइट्स बहुत चालाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, ऑल्दो बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग देम, बट फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो सपोर्ट ना दिखाने का एक कारण ये भी है बेटा कि हम रेस्पिरेशन के अंदर इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। तो बिकॉज हम इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया और क्या बन गए? वो बॉडी के अंदर मोस्ट पैरासाइट जो होते हैं दे आर एनारोबिक इन नेचर, बिकॉज हमारी बॉडी कभी नहीं चाहेगी बेटा टू प्रोवाइड देम ऑक्सीजन, तो इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट चीज याद रखेंगे, प्लेट हेलमेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है बेटा। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर खाने को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? फिर ऑक्सीजन को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कौन बाहर निकालेगा? ये सारे काम कौन करेगा? दिस होल वर्क इज डन बाय पैरेन्काइमल फ्लूइड बेटा, बाय पैरेन्काइमल फ्लूइड या हाइड्रोस्केलेटन बेटा। तो मतलब जो काम ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर है, सेम काम बेटा प्लेट हेलमेट्स के अंदर किसका होता है?
पैरेन्काइमल फ्लूइड का होता है, तो इसलिए इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता बेटा। अब एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम होता है, द एक्सक्रीशन इज डन बाय सेल। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप दूसरा नाम याद रखेंगे, इसको हम सोलिनोसाइट भी बोलते हैं बेटा, या जो आपने नाम बहुत आज तक बहुत बार सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे बच्चा। तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होता है, सॉरी नॉट ऑर्गन, सॉरी, जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीशन होता है बेटा, तो वो कौन सा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, आल्सो कॉल्ड एज सोलिनोसाइट, आल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल बेटा। अब इसको फ्लेम सेल क्यों बोला जाता है, वो मैं भी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वहां पे बता दूं। तो ये आप और एक चीज याद रखेंगे। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप। तो सम मेंबर्स है सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है ना। अगर वो सेगमेंटेड है तो उनमें कौन सा सेगमेंटेशन होगा, सूडो मेटामेरिज्म होगा। सूडो मेटामेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं। जैसे हम मेटामेरिज्म के अंदर हर एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं, सिमिलरली बेटा सूडो मेटामेरिज्म के अंदर हर एक सेगमेंट को बेटा स्ट्रोबिलाई बोला जाता है, स्ट्रोबिलाई बोला जाता है। तो ये रखेंगे। Many parenchymal cells give rise to muscle fibers बेटा। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। हमने पढ़ा बेटा इनके अंदर 3 प्रकार की मसल्स है, लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड पैरेन्काइमल मसल्स बेटा। तो ये मसल्स कौन बनाता है, इन मसल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो पैरेन्काइमल सेल्स करती है बेटा। मैंने आपको अभी बोला पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। तो अगर वो टिश्यू है दैट मींस वो सेल्स का बना होगा बेटा। कौन सी सेल्स का बना होगा, पैरेन्काइमा सेल्स का बना होगा। और वही पैरेन्काइमा सेल्स बेटा किसको बनाती है, मसल फाइबर्स को बनाती है। द मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल एंड वर्टिकल लेयर्स, ठीक है। एनसीईआरटी ने बेटा सर्कुलर का नाम दिया हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल का नाम दिया हुआ है, लेकिन वर्टिकल लेयर जो यहाँ पे लिखा है ना, वर्टिकल लेयर मतलब पैरेन्काइमल मसल्स बेटा, मतलब ये वाली मसल्स, इनको एनसीईआरटी ने वर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप याद रखें दे आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमल मसल्स बेटा। द मसल फाइबर चाहिए हो गया। स्केलेटल इज एब्सेंट, तो स्केलेटल सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, उसके बदले क्या पाया जाता है, हाइड्रोस्केलेटन मैकेनिज्म प्रेजेंट, उसके बदले हाइड्रोस्केलेटन मैकेनिज्म होता है। टर्जिडिटी ऑफ फ्लूइड इन पैरेंट, जिसको मेंटेन कौन करता है बेटा, एक फ्लूइड करता है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है, पैरेन्काइमल फ्लूइड होता है। और इसकी वजह से बॉडी में क्या रहता है, फॉर्म मेंटेन रहता है या शेप मेंटेन रहता है। तो मतलब ओवरऑल बॉडी की शेप बनाने के पीछे किसका हाथ है, हाइड्रोस्केलेटन का हाथ है। हाइड्रोस्केलेटन को बनाने के पीछे किसका हाथ है, पैरेन्काइमा का हाथ है बेटा, याद रखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सिस्टोडा। द एलिमेंट्री कैनाल, या शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे भी याद रख लीजिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रांच्ड इन टर्बुलेरियंस बेटा। तो सिस्टोडा के अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, टर्बुलेरियंस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, ब्रांचेड एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। द एनएस इज एब्सेंट फ्रॉम द, बिकॉज हम ऑलरेडी चुके हैं बेटा, ब्लैंड से एक बॉडी प्लान है, तो ब्लैंड से एक बॉडी प्लान में माउथ होगा लेकिन एनएस नहीं होगा बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, तो फिर रेस्पिरेशन कैसी होती है, जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होती है बेटा, ये भी याद रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, उसका काम कौन करता है बेटा, पैरेन्काइमल फ्लूइड करता है, जो मैंने आपको अभी बताया। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको हम फ्लैम सेल भी बोलते हैं या सोलिनोसाइट भी बोलते हैं। अब इधर देख लीजिए बच्चा, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लैम सेल, सोलिनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, तो इस डायग्राम में जो फ्लैम सेल होती है, ये एक फ्लैम सेल है बेटा। तो इस फ्लैम सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये सीलिया कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे फ्लेम के आकार का दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख लीजिए ऐसे। अगर उसको कलर कर दूं, तो जैसे हम बचपन में कैंडल वैंडल जलाते थे ना, ठीक है ना, जब लाइट वाइट नहीं होता था गाँव वाँव में, फिर कैंडल जलाए जाते थे पुराने जमाने में, या अभी भी कभी कैंडल जलाए जाते, तो कैंडल में जब फ्लेम निकलता है तो ऐसे ही निकलता है ना बेटा। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लेम लाइक सीलिया स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं बच्चा। एक मिनट होल्ड करना बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरी क्लास लब कर योर फोन है। ओके ओके ओके, चले। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फ्लेम सेल्स। वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, तो ये सीलिया दिखाई दे रहा है, तो ये सीलिया फ्लेम के आकार का है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, और कोई चीज नहीं। तो होता क्या है बेटा, तो मैंने आपको बोला था सीलोम होता है, सीलोम में पैरेन्काइमल फ्लूइड होता है। तो पैरेन्काइमल फ्लूइड क्या करेगा, इस
पार्ट से बेटा, मतलब सेल के इस एरिया से इसके अंदर आएगा, फ्लैम सेल के अंदर आएगा, और फ्लैम सेल के अंदर जैसे फ्लूइड आएगा अंदर, तो यहाँ पे वो फिल्टर होगा बेटा, और फिल्टर होने के बाद फ्लूइड यहाँ से बाहर जाएगा और वेस्ट यहाँ पे रुक जाएगा, और वेस्ट को फिर बॉडी से हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है बेटा, दे आर ऑल फ्लेम सेल्स। तो आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में क्या मिलती है, फ्लैम सेल्स देखने को मिलती है बच्चा, ठीक है। द बॉडी इज फिल्ड विथ फ्लैम सेल्स बच्चा। अब ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन किस चीज का होता है, तो एक्सक्रीशन अमोनिया का होता है बेटा। तो अगर ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं तो फिर ये क्या हो गए, फिर ये अमोनोटेलिक हो गए, जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको बेटा। एनएस इज एब्सेंट लाइक सिलेंट्रेट्स, तो ये तो आपको पता है बेटा, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई स्पॉट एंड ऑरिकल बेटा। आई स्पॉट, चलो फटाफट बताओ बेटा, आई स्पॉट क्या है, कीमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, जल्दी बोलिए। photoreceptor, एंड ऑरिकल्स क्या है बेटा, chemoreceptor, तो यहाँ पे लिखा भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा। तो आई स्पॉट्स एंड ऑरिकल्स बेटा, तो आई स्पॉट होता है फोटो रिसेप्टर, ठीक है ना, एंड क्योरिकल्स होते हैं कीमो रिसेप्टर बेटा। आई स्पॉट के आसपास नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लिया मतलब नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, और ये केमिकल को डिटेक्ट करेगा और ये लाइट को डिटेक्ट करेगा बच्चा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये, दिस इज क्लियर। और ये भी देख लीजिए बेटा, इनका माउथ कहाँ पे, इनका माउथ बॉडी के नीचे वाले साइड में होता है, मतलब वेंट्रल साइड में माउथ पाया जाता है, और एनएस वेनस इनमें नहीं होता बेटा। तो माउथ इज ऑन द लोअर साइड और ऑन द वेंट्रल साइड बच्चा, तो ये भी याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्या लिखा है, दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या हो, फटाफट बताइए, बहुत बार पढ़ चुके अभी तक। sexual and asexual, शाबाश, वेरी गुड बेटा। एक ही इंडिविजुअल होगा जो मेल सेक्स भी होगा, फीमेल सेक्स भी होगा बेटा। तो मतलब ये हुआ शॉर्ट में, दे आर बाइसेक्सुअल। तो बताओ, बाइसेक्सुअल को मोनोशियस बोलते हैं और डायोशियस बोलते हैं। शाबाश, नहीं बच्चा, नहीं, बाइसेक्सुअल को मोनोशियस बोलते हैं, ये याद रखेंगे, मोनोइशियस। एंड दूसरा होता है बेटा डाइशियस, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन और सिंगल बेटा। इशियस का मतलब होता है मैरिज, इशियस का मतलब होता है मैरिज बेटा, मतलब शादी के लिए कितने लोग चाहिए, एक ही बंदा चाहिए। शादी का मतलब हुआ बेटा ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, एक बेबी पैदा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, खाली एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। तो वो किस केस में पॉसिबल है, वो बाइसेक्सुअल केस में पॉसिबल है कि यूनिसेक्सुअल केस में पॉसिबल है। शाबाश, एक ही बंदा बेटा बेबी को पैदा कर सकता है, एक ही बंदा बेटा स्पर्म एंड एग पैदा कर सकता है। तो वो किस केस में पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल केस में कि यूनिसेक्सुअल केस में? Unisexual. Bisexual. जल्दी जल्दी, शाबाश भैया, भैया यूनी 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 सेक्स, यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल। सेक्स का मतलब होता है या तो मेल या तो फीमेल बेटा। तो यूनिसेक्स का मतलब होता है या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो कंफ्यूज नहीं करना है। बाइसेक्स का मतलब होता है बाई सेक्स बेटा, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस है, मेल भी वही है और फीमेल भी वही है बेटा। तो मोनोइशियस मतलब मैरिज के लिए एक इंडिविजुअल की जरूरत है, तो वो पॉसिबल ओनली बाइसेक्सुअल केस में है बेटा, बिकॉज बाइसेक्सुअल में एक ही इंडिविजुअल पूरा बेबी को तैयार कर सकता है, पूरे ऑफस्प्रिंग को तैयार कर सकता है बेटा। इसलिए मोनोइशियस हम किसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल को बोलते हैं बेटा, या हर्मोफ्रोडाइट को बोलते हैं। डाई मतलब होता है दो, इशियस का मतलब होता है मैरिज बेटा, मतलब शादी के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, और दो में कहाँ पे जरूरत पड़ती है बेटा, जहाँ पे अलग मेल होगा एंड अलग फीमेल होगा। तो डाइशियस हम वर्ड यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए, एंड मोनोइशियस हम वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए बेटा। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना बच्चा। चलिए, तो ये हर्मोफ्रोडाइट से, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब हुआ बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ मोनोशियस, मतलब एक ही इंडिविजुअल बेटा क्या करेगा, मेल गेमीट भी बनाएगा एंड फीमेल गेमीट भी बनाएगा बेटा। वेल डेवलप्ड गोनेड्स, गोनेड्स हैव डक्ट्स बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। मतलब गोनेड क्या होता है, गोनेड का मतलब हुआ बेटा बॉडी का वो ऑर्गन जो गेमीट बनाता है बेटा। गेमीट फॉर्मिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनेड्स। हमको पता है बेटा प्लैटहेलमिन्थ्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट मींस बेटा इनके अंदर टेस्टिस हो सकती है, ठीक है ना, इनके अंदर ओवरीज हो सकती है बेटा,
तो टेस्टीज एंड ओवरी को, टेस्टीज एंड ओवरी को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट में गोनेड बोलते हैं। तो इनमें गोनेड्स वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब अच्छे प्रकार के होते हैं, और उनके अंदर डक्ट्स पाए जाते, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये गोनेड है टेस्टीज, टेस्टीज बेटा स्पर्म बनाएगा, फिर स्पर्म बॉडी से बाहर आएगा बेटा थ्रू ए डक्ट बेटा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है एपिडिडाइमस, वॉसा एफरेंशिया, वॉसा डिफरेंशिया, दे आर कॉल्ड एज डक्ट्स। तो इनमें डक्ट्स भी पाए जाते हैं एंड वेल डेवलप्ड गोनेड्स भी पाए जाते हैं, तो ये भी प्लीज याद रखेंगे बेटा। फर्टिलाइजेशन जो होती है बेटा, चलो आप मेरे को बताओ फटाफट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, हर्माफ्रोडाइट है तो बताओ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बेटा, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इसके अलावा बेटा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा फटाफट बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन? सेल्फ का मतलब वो खुद का खुद फर्टिलाइजेशन करता है, वेरी गुड बेटा, एंड क्रॉस का मतलब? और दो चाहिए होता है सर। वेरी गुड बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ अगर इंडिविजुअल हर्माफ्रोडाइट है वो अपने एग को अपने स्पर्म से ही फर्टिलाइज करे, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए बेटा ये एक प्लेन एरिया है, ये दूसरा प्लेन एरिया है, तो ये प्लेन एरिया बेटा मेल गेमिट भी बना सकता है और फीमेल गेमिट भी बना सकता है, और ये वाला प्लेन एरिया जो है बेटा ये भी मेल गेमिट बना सकता है और ये भी फीमेल गेमिट बना सकता है। इमेजिन कर लो बेटा अगर प्लेन एरिया ए ने क्या किया, इसने अपने मेल गेमिट से अपने फीमेल को ही फर्टिलाइज कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेटा। इमेजिन कर लीजिए अगर बी ने बेटा क्या कर दिया, अपने मेल से अपने ही फीमेल को फर्टिलाइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेटा। लेकिन इमेजिन करो ऐसा हुआ सेकंड कंडीशन में कि इसके मेल ने बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये इसका मेल गेमिट था ना और ये इसका फीमेल गेमिट था, ये इसका मेल गेमिट है और ये इसका फीमेल गेमिट है। इमेजिन कर लीजिए ए के मेल गेमिट ने बी को फर्टिलाइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। या बी के मेल गेमिट ने ए को फर्टिलाइज कर दिया, दिस इज अगेन कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? तो याद रखेंगे प्लेट हेलमेंट्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है बेटा। दे कैन शो बोथ सेल्फ एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेटा। अब आप बोलेंगे सर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे दिखाएंगे, तो ये देख लीजिए बेटा, ये मेल गेमिट ये फीमेल गेमिट ए का खुद ही फर्टिलाइज कर दिया, सो दिस इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, ऑफ कोर्स बेटा ये भी हर्माफ्रोडाइट है, तो इसका मेल इसकी फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, इसका मेल गेमिट बेटा इसकी फीमेल गेमिट को फर्टिलाइज करेगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बट अगर आपको बेटा प्लेट हेलमेंथ को प्रेफरेंस पूछना है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना, तो वहां से आंसर आएगा बेटा कि दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रेफरेबली क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं बच्चों। लेकिन फर्टिलाइजेशन चाहे सेल्फ हो या क्रॉस हो, वो हमेशा बॉडी के अंदर ही होगी, इंटरनल ही होगी, वो बॉडी के बाहर नहीं होगी बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ Yes, sir. बच्चा? समझ आया ना? सर और एक बार समझा दीजिए, अच्छे से नहीं आया। मैं फिर से एक बार बता दो, इधर देख लीजिए बेटा, चलो ऐसे करते हैं, इधर देख लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है और ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है ना? इंडिविजुअल ए ने क्या किया बेटा, इसने स्पर्म बना दिया, और इंडिविजुअल बी ने क्या किया बेटा, इसने एग बना दिया, इसने एग बना दिया। तो ये स्पर्म है एंड ये एग है बेटा, ठीक है ना? तो हुआ क्या बेटा, स्पर्म मेल का जो स्पर्म था बेटा उसने वो डिपॉजिट कर दिया फीमेल की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर जैसे स्पर्म आया, तो ये स्पर्म आया फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा, तो इसने फ्यूज, ये मिक्स हो गया, ये फ्यूज हो गया बेटा किसके साथ, फीमेल के एग के साथ, और जाइगोट बना दिया बेटा, जाइगोट बना दिया। हमको पता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ये हम जानते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। एक इंडिविजुअल का स्पर्म या गेमीट बेटा दूसरे इंडिविजुअल के गेमीट को फर्टिलाइज कर रहा है, ए का गेमीट बेटा बी के गेमीट को फर्टिलाइज कर रहा है,
दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेटा, इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? इतना क्लियर हुआ? यस सर। दिस मच। चलो अब दूसरा केस देख लीजिए। अब इमेजिन कर लीजिए बेटा हो क्या रहा है दूसरे केस में, ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है। ऊपर वाले ने क्या किया बेटा, इस इंडिविजुअल को ताकत दे दी, इसको बेटा प्रॉपर्टी दे दी दैट इट कैन प्रोड्यूस बोथ इट्स स्पर्म एज वेल एज इट्स एग बेटा। तो मतलब ये अपना स्पर्म भी बना सकता है और अपना ही एग भी बना सकता है। एंड सेम इधर हो रहा है बेटा, ये इंडिविजुअल को भी ऊपर वाले ने एक प्रॉपर्टी दे दी, ये हर्माफ्रोडाइट है बेटा, ये अपना स्पर्म बना सकता है और अपना ही एग बना सकता है बेटा। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये स्पर्म ने जब अपना, ये इंडिविजुअल ने ए ने बेटा जब अपना स्पर्म बनाया और अपना एग बनाया, इसने अपने स्पर्म से ही अपने एग को फर्टिलाइज कर दिया। सिमिलरली बेटा इधर हुआ, इसने अपने स्पर्म से ही अपने एग को फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है ना। फर्टिलाइज करने का मतलब फ्यूज कर दिया बेटा। तो ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेटा, इसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही बोलेंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? यस सर। अब इमेजिन ऐसे कर ले, अब दूसरे कंडीशन ऐसे मान लीजिए ऐसा हुआ बेटा कि ए का स्पर्म जाके किसको फ्यूज कर रहा है, बी के एग को फ्यूज कर रहा है, या बी का स्पर्म आके बेटा किसको फ्यूज कर रहा है, ए के एग को फ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। चलिए अब याद क्या रखना है कि प्लेट एलिमेंट्स बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी दिखाते हैं एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते हैं। बट इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेबली बेटा किसमें मजा आता है या कौन सी फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, उसके लिए याद रखना दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेटा। ऑल्दो दे कैन परफॉर्म बोथ द टाइप्स, बट प्रेफरेबली बेटा ये क्या करते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब चाहे फर्टिलाइजेशन सेल्फ हो या क्रॉस हो, एग एंड स्पर्म बेटा हमेशा बॉडी के अंदर ही फ्यूज होगा, वो बॉडी के बाहर फ्यूज नहीं होगा बच्चा। तो इस वजह से वो कैसा होगा, वो इंटरनल ही होगा बेटा। अब तो क्लियर हो गया ना? अब तो समझ आ गया, फर्टिलाइजेशन पूरा क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। चलिए तो देख ले क्या लिखा है बेटा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन देम, तो मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, पानी वानी में या बाहर नहीं होगा बेटा। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन प्रेफर्ड जो होती है बेटा, प्रेफरेबली ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फटाफट बता बेटा इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी। So indirect means larval stage. वेरी गुड। एंड डायरेक्ट मतलब जहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं होगा, ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे लार्वा हो, ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो, ऐसा डेवलपमेंट बेटा जहाँ पे बेबी अपने पेरेंट के जैसा ना हो, उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे लार्वा नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं है, और ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे बेबी पेरेंट के जैसा हो बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर कुछ प्लेटिहेल्मेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्री लिविंग बेटा, जो फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मेंट्स होते हैं उनमें आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे हैं बेटा जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोपैरासाइट्स बेटा, तो याद रखेंगे पैरासाइटिक प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एंड फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो एंडोपैरासाइट्स शो यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ मेनी लार्वल स्टेज, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एग जो इनका होता है उसमें यॉक नहीं पाया था, हम सब ने अंडा खाया बेटा, एग सबने खाया, तो एग के बाहर बेटा वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम एग व्हाइट बोलते हैं, एंड बीच में वो येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, दैट येलो कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यॉक बेटा। और यॉक जरूरी होता है किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जब अंडे के अंदर बेटा एम्ब्रायो ग्रो करना शुरू करता है, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, यॉक देती है। तो इनके एग के अंदर यॉक नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। यॉक क्यों नहीं होता है, दैट मींस बेटा बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को बेटा डेवलपिंग लार्वा को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा। तो फिर उनका यॉक कहाँ से आता है, उनका यॉक कौन प्रोवाइड करता है बेटा, तो यॉक बनाने के लिए इन्होंने अलग से एक ग्लैंड को तैयार किया हुआ है जिसको हम वाइटलाइन ग्लैंड बोलते हैं बेटा। तो मतलब इनका अंडा जो होगा, इनके अंडे के अंदर एग व्हाइट होगा बट यॉक नहीं होगा। बट जब अंडे के अंदर बेटा बच्चा डेवलप करना शुरू करेगा,
एग के अंदर जब बेटा बच्चे का जब डेवलपमेंट शुरू होगा, उसके आसपास तो फूड है ही नहीं, यॉक तो है ही नहीं, वो तो मर जाएगा। तो फिर उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है? उसको वाइटलाइन ग्लैंड फूड प्रोवाइड करता है बेटा। तो यॉक एग के अंदर नहीं है, बट यॉक को बनाने के लिए बेटा इनके पास क्या होता है? वाइटलाइन ग्लैंड होता है। माइक ऑफ करके रख दीजिए प्लीज, माइक किसी का ऑन है? माइक ऑफ कर दो बेटा। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो आपने देखा बेटा ये पूरा पार्ट जो है ना, दिस इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लैट हेलमेंट्स है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने फर्टिलाइजेशन देखा, क्रॉस सेल्फ देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, डेवलपमेंटल स्टेज देखी है, यॉक देखा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा प्लैट हेलमेंट्स जो है ना, दे कैन आल्सो परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। मतलब प्लैट हेलमेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, जैसे हमने पोरिफेरा के अंदर देखा था, जैसे हमने टीनोफोरा सॉरी जैसे हमने सीलेंट्रेटा के अंदर देखा था। बट अगर आपको याद हो बेटा अच्छे से, मैंने आपको बोला था टीनोफोर्स के अंदर ओनली कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? फटाफट बताइए। Sexual. ओनली सेक्सुअल बेटा, वेरी गुड। तो यार यहाँ पे अगेन याद रखेंगे, टीनोफोर को छोड़ के जितने भी फाइलम्स होते हैं, मतलब जो हमने अभी तक पढ़े हैं बेटा, दे हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी बेटा वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे किया जाता है? ट्रांसवर्स फिशन से किया जाता है। अब ये ट्रांसवर्स फिशन क्या चीज है, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए एक प्लेनेरिया है बेटा, तो प्लेनेरिया क्या करेगा? अपनी बॉडी के दो हिस्सों में काट देगा बीच में। तो ये एक हिस्सा बन गया ऐसे, और ये दूसरा हिस्सा बन गया। और आने वाले टाइम में बेटा ये भी ग्रो करेगा इनटू अनदर प्लेन एरिया, और ये भी ग्रो करेगा इनटू अनदर प्लेन एरिया। बिकॉज बॉडी कट हो रही है बेटा दो पार्ट्स में बाय ट्रांसवर्स कट, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिशन बोलते हैं, और कुछ नहीं। देयर लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड बिकॉज ये पैरासाइट्स होते हैं, मैंने अभी बोला मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट जो होता है ना बेटा, वो अपनी लाइफ स्पैन को, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में या एक होस्ट में क्या कर सकते? मान लीजिए ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये बेटा टीनिया है। अब ये तो अडल्ट टीनिया है बेटा। अब अडल्ट टीनिया ने बच्चे को जन्म दिया, छोटे से बेबी को जन्म दे दिया, और कुछ समय बाद वो अगेन एक अडल्ट टीनिया बनेगा। अगेन अडल्ट टीनिया बनने से पहले बेटा या तो वो एक में रहेगा या तो वो दो होस्ट में रहेगा। तो मतलब दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बेटा इन वन और टू होस्ट बेटा। दे आर फ्री लिविंग, और ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैट हेलमेंट्स। तो ये वाला पैराग्राफ फटाफट पढ़ लो, एनसीईआरटी वाला पैराग्राफ है, हमने एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ लिया, ठीक है ना। बट ये पैराग्राफ आप फटाफट पढ़ लो इधर, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये लाइंस पढ़ लीजिए, जहां नहीं कोई समझ आए लाइन मेरे से पूछ लेना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए प्लैट हेलमेंथ की, टीनिया एंड फैसिकोला। टीनिया को हम कॉमनली टेप फॉर्म बोलते हैं, एंड फैसिको हम कॉमनली लिवर फ्लूक बोलते हैं। तो ये फटाफट पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दो लाइंस मैंने हाईलाइट करी है, ठीक है ना। एक तो ये है बेटा, अच्छा ये फ्लैट वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट। हुक भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, सक्कर भी दिखा चुका हूँ जो फोटोग्राफ दिखाया था। तो ये पैरासाइट्स में पाई जाती है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू। जो पैरासाइट्स होती है बेटा, वो फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है अपने होस्ट की बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ सक्कर एंड हुक्स बेटा। स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम फ्लैम सेल्स बोलते हैं, सोलिनोसाइट्स बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, ये एक्सक्रीशन में मदद करती है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसके अलावा और एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो फ्लैम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है एंड एक्सक्रीशन भी करती है। एक्सक्रीशन तो ऑलरेडी आपको पता ही है बेटा, एक्सक्रीशन का मतलब अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना पानी का एंड सॉल्ट्स का बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आज आपने बहुत ज्यादा पानी पिया सुबह से, तो जितना आप ज्यादा पानी पियोगे ना, उतना आप ज्यादा यूरिनेट भी करोगे बेटा। अब ज्यादा पानी पीने से आप ज्यादा यूरिनेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब आप ज्यादा पानी पीते हैं, आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी को ज्यादा वाटर लेवल नहीं चाहिए, हमको बेटा बैलेंस्ड वाटर लेवल चाहिए, या बराबर का वाटर लेवल चाहिए, जो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है। और जैसे उस इक्विलिब्रियम लेवल से बेटा पानी ऊपर, मान लीजिए हमारी बॉडी में होने चाहिए 5 लीटर वाटर, अब आपकी बॉडी में 6 लीटर वाटर हो गए बिकॉज आपने पानी बाहर से पी लिया।
हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा, इस 1 लीटर वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगी। क्यों एक्सक्रीट कर रही है? बिकॉज हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कितना चाहिए बेटा, 5 लीटर चाहिए। 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया था, वो हमने बॉडी से बाहर कर दिया। अब इमेजिन कर लीजिए बेटा, आपने पानी नहीं पिया और आपकी बॉडी में 5 लीटर वाटर था, इसमें से बेटा पसीने से मान लो 1 लीटर बाहर चला गया और रह गए वहां पे 4 लीटर बेटा। और जैसे 4 लीटर रह गए मतलब पानी कम हो गया, आपकी बॉडी को प्यास लगेगी बेटा और आप पानी पीना शुरू करेंगे, थर्स्टी फील करेंगे, आप पानी पिएंगे। जैसे पानी पिएंगे 4 से 5 हो जाएंगे तो आपको बेटा नॉर्मल लेवल आप वापस आ गई। तो ये जो बैलेंस करने का काम होता है ना, कि हमारी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, कितना एक्सक्रीट करना है, ये हमारी किडनी का काम होता है। और जैसे हमारी किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करती है, यहाँ पे बेटा फ्लैम सेल भी क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट की बात चल रही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बेटा, डेवलपमेंट मिनी लार्वल स्टेज होता है, मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। मेंबर लाइक प्लेन एरिया पोजेस हाइट, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट। प्लेन एरिया में बेटा रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रिजनरेशन का मतलब हुआ, अगर मैं इस प्लेन एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, 5-10 टुकड़ों में काट दूं, हर एक टुकड़ा बेटा थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, एक नया प्लेन एरिया बनेगा बेटा, कंप्लीट प्लेन एरिया बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज रिजनरेशन बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे बच्चा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो यहां तक तो क्लियर हो गया सभी को? दिस मच इज क्लियर? यस सर। सर ऊपर वाले पोर्शन का 3 लाइन समझ में नहीं आया सर। एग से कौन सा? एग डिवोइड ऑफ योक, इसका सर 3 लाइन समझ में नहीं आया नीचे वाला। देखो एग का मतलब होता है बेटा, जो एग हम खाते हैं ना, मतलब वो तो हम खाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो मुर्गी ने वो एग क्यों दिया? उसने इसलिए वो एग दिया बेटा, ताकि आने वाले समय में उससे एक छोटा सा, शाबाश, चिकन निकले बेटा, छोटा सा बेबी निकले या मुर्गी का बच्चा निकले और वो ग्रो करे और उनकी जनरेशन कंटिन्यू हो। ठीक है, इस वजह से हम उसको एग बोलते हैं बेटा। बिकॉज एग इज एक्चुअली, जो हम एग खाते हैं ना, वो एक्चुअली बेटा मुर्गी का गेमीट है बेटा, दैट इज एक्चुअली गेमीट। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा, कि बिकॉज हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्शन में स्पर्म भी बनेगा और रिप्रोडक्शन में एग भी बनेगा बेटा। अब इनका जो एग होता है ना, उसमें यॉक नहीं पाया जाता। यॉक एग में क्यों होता है? जैसे आपने एग देखा होगा ना, एग ऐसे होता है एंड फिर उसमें बीच में बेटा यॉक होता है। ये यॉक एग के अंदर क्यों रखा जाता है? ये हमारे खाने के लिए नहीं रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है बिकॉज जब इस अंडे के अंदर एक छोटा सा मुर्गा बनना शुरू करेगा या एक छोटा सा बर्ड बनना शुरू करेगा, तो बर्ड को बनने के लिए बेटा, उसकी बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको फूड चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो ये यॉक प्रोवाइड करता है बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके अंडों के अंदर यॉक नहीं है। तो बताओ बच्चा, अगर किसी अंडे के अंदर यॉक नहीं होगा, क्या उस अंडे के अंदर से एक बर्ड निकल सकता है? क्या उस अंडे के अंदर बेटा एक बर्ड के बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है? शाबाश। नो सर। नहीं हो सकता बेटा, बिकॉज फॉर्मेशन के लिए यॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज यहाँ पे यॉक नहीं है, तो फिर इनके बच्चे बेटा बिना यॉक के कैसे बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं बेटा, बिकॉज हमने यॉक को एग के अंदर नहीं रखा है। हमने एग के अंदर बेटा एक ग्लैंड को फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम वाइटेलाइन ग्लैंड बोलते हैं, जो किसको बनाता है बेटा? जो यॉक को बनाता है सेपरेटली। मतलब एग को यॉक के अंदर नहीं बनाया जाता है, सेपरेटली बनाया जाता है। किस तरह से बेटा? वाइटेलाइन ग्लैंड की वजह से, जो फिर किसको बनाए, जो फिर न्यूट्रिशन ऑफ फूड किसको प्रोवाइड करेगा? डेवलपिंग लार्वा या डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? आप समझ आया? यस सर। सर इसके नीचे वाला लाइन और समझ कुछ? नहीं आया। दिस वन नो सर, इसके ऊपर वाला सर, योक प्रोड्यूस्ड वाला। ये तो बता दिया ना बच्चा, यॉक, बिकॉज एग के अंदर यॉक नहीं है, तो फिर यॉक कैसे प्रोवाइड करेंगे हम? फिर हम डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे? यॉक कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो प्रोवाइड करते हैं बेटा बाय हेल्प ऑफ ग्लैंड। इनके अंदर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, जिस ग्लैंड को हम वाइटेलाइन ग्लैंड बोलते हैं। और वाइटेलाइन ग्लैंड बेटा एग के अंदर यॉक नहीं डालेगा, वो बच्चे को बेटा, डेवलपिंग लार्वा को या डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा यॉक सेपरेटली। मतलब यॉक के अंदर नहीं है, यॉक बिना एग के बनाया जाता है। किसकी मदद से बेटा? वाइटेलाइन ग्लैंड की मदद से। क्लियर हुआ? यस सर। अभी क्लियर हुआ? अगर अभी भी कंफ्यूजन है बता दो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना इस चीज का। नो सर, क्लियर हो गया। चलो गुड। तो हमने एग्जांपल याद रखी प्लेट हेलमेंथ की, 2 एग्जांपल्स बेटा, टीनिया एंड फैसिकोला बेटा, ठीक है ना। अब टीनिया एंड फैसिकोला एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है,
तो डायग्राम दिया है तो बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे बेटा। तो ये दिया हुआ है टीनिया का डायग्राम, और ये दिया हुआ है शाबाश फेसिकोला का डायग्राम, या तो शॉर्ट में बेटा याद रखेंगे लिवर फ्लू का डायग्राम। तो टेप फॉर्म को हम टीनिया बोलते हैं, लिवर फ्लू को हम फेसिकोला बोलते हैं। लेकिन मैंने इनके एक्चुअल पिक्चर्स भी यहाँ पे लगा लिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उससे। तो ये पिक्चर है बेटा टीनिया का, एक्चुअल रियल पिक्चर है, एंड ये रियल पिक्चर है बेटा किसका, लिवर फ्लू का। लिवर फ्लू को लिवर फ्लू इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट ग्रोज इनसाइड द लिवर ऑफ कैटल। बेटा जो कैटल होता है ये कैटल के लिवर के अंदर ग्रो करता है बच्चा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको हाईलाइट, बेटा ये वाले पार्ट को हमने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, ये पिक्चर देख लीजिए। तो ये इसका हेड होता है, ये हेड देख लीजिए, हेड इज कॉल्ड एज स्कोलेक्स बेटा। इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, इसके हेड को हम स्कोलेक्स बोलते हैं। स्कोलेक्स में क्या पाया जाता है, हमने पिक्चर देखा था, ओरिजिनल पिक्चर भी देखा था, ये सकर होते हैं और ये हुक्स होते हैं जो हमने ओरिजिनल पिक्चर में भी देखा था, एंड ये रोस्टिलम होता है बेटा। फिर इसके बाद पाया जाता है नेक, तो ये नेक है, और नेक के बाद बॉडी के सेगमेंट्स पाए जाते हैं। मैंने बोला था द सेगमेंट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई बेटा, इनको हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, या इनको प्रोग्लॉटिड भी बोल सकते हैं। स्ट्रोबिलाई बोल दो या प्रोग्लॉटिड बोल दो, वन एंड द सेम थिंग बेटा। तीन प्रकार के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, इमेच्योर जो नेक या हेड के नजदीक पाए जाते हैं, मैच्योर जो बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं, एंड ग्रेविड बेटा जो बॉडी के एंड पे पाए जाते हैं। तो याद रखना है प्रोग्लॉटिड्स और स्ट्रोबिलाई in tinea are of three types beta, immature near the neck, mature between the body or at the center of body, and gravid beta at the end of body बच्चा। तो ये भी याद रखेंगे। दिस मच क्लियर बच्चा, इतना तो समझ आ गया, इतना समझ आया? हाँ सर। चले वेरी गुड। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्लेट हेलमेंट्स के कितने क्लासेस होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। शाबाश, प्लेट हेलमेंट में कितने क्लासेस होते हैं? Probabilia, शाबाश, 3 क्लासेस होते हैं बेटा, वेरी गुड। कौन कौन सा? Probabilia, Tremotoda, टर्बुलेरिया, शाबाश, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा बेटा, ठीक है ना। अब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको याद हो पोरिफेरा को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइक्यूल्स बेटा, सिलेंट्रेटा हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा, टीनोफोरा को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स बेटा, याद है ना, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा बेटा। याद रखेंगे जब हम प्लेट हेलमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ना, द प्लेट हेलमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ बेटा। मोड ऑफ लाइफ मतलब ये हुआ कि क्या प्लेट हेलमेट पैरासाइट है कि फ्री लिविंग है बेटा। तो बेस्ड ऑन प्लेट हेलमेट इज फ्री लिविंग और पैरासाइट, इसको मोड ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सेकंड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि किसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और किसमें नहीं है बेटा। एंड थर्ड, सीलिया के बेसिस पे, किसमें अंदर सीलिया है और किसके पास सीलिया नहीं है बच्चा। तो फाइलम प्लेट हेलमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बुलेरिया की एग्जांपल्स दी हुई है, याद रखेंगे बेटा, ट्रेमेटोडा की एग्जांपल्स भी है, सिस्टोडा की एग्जांपल्स भी है, तो ये अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स में याद रख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट हेलमेंट जो है बेटा ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, मतलब पैरासाइट है कि फ्री लिविंग है, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, एंड सीलिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो कितनी क्लासेस होती है? 3 क्लासेस होता है, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो देख लेते हैं बेटा, तो ये 3 क्लासेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो सबसे पहले टर्बुलेरिया को देख लेते हैं। टर्बुलेरिया मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे बेटा। प्लेट हेलमेट जो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं वो कौन से हैं? वो टर्बुलेरियंस है बेटा। मेजॉरिटी आर एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, ये मोस्टली पानी में देखने को मिलेंगे, और पानी में बेटा ये मैराइन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं। बॉडी के ऊपर सीलिया पाया जाता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होते हैं, तो आप देख भी सकते हैं बॉडी अनसेगमेंटेड है एंड बॉडी इज कवर्ड विद सीलिया बेटा। इनके अंदर सक्कर एब्सेंट होता है और माउथ वेंट्रल होता है। मैंने दिखाया था पिक्चर में बेटा, इनका माउथ बॉडी के डोर्सल साइड में नहीं होता है, बट नीचे साइड में बेटा ऐसे ट्यूब के समान होता है। तो माउथ इज वेंट्रल, और सक्कर रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये फ्री लिविंग है बेटा। अगर फ्री लिविंग तो सक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेवलपमेंट इनका कैसा होता है? डायरेक्ट होता है बेटा। तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ऑल्दो एनसीईआरटी के अंदर बेटा उन्होंने लिखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बट अगर हम डिटेल में देखें
कुछ में इनडायरेक्ट है एंड कुछ में डायरेक्ट है बेटा। तो डायरेक्ट किस में देखने को मिलता है? टर्बल एरिया में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है टर्बल एरिया का? प्लेन एरिया, जिसको हम डिजैशिया भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद रख लेना। और अगर बाउंसर सर क्वेश्चन एग्जाम आएगा में तो यदि इधर देगा आया सेम प्लेटी बाउंसर। हेलमेंट्स, सर एग्जाम में अगर यदि एग्जाम में आया, बेटा देखो, अगर एग्जाम में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द डेवलपमेंट ऑफ प्लेट हेलमेंथ्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्लास का जिक्र नहीं है बेटा, यहाँ पे टर्बल एरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा का जिक्र नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में बेटा आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एनसीईआरटी में लिखा था थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, उसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। समझ आया ना? बट यस अगर सर, क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन, अगर बाउंसर क्वेश्चन क्लास के बेसिस पे पूछा गया, बताओ टर्बल एरिया में कैसा डेवलपमेंट है, तो वहां पे आपको पता ही है बेटा, इसलिए तो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना? समझ आया? यस सर, चलिए नेक्स्ट, ट्रेमेटोडा जो है बेटा, ट्रेमेटोडा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा भी गया बेटा। ट्रेमेटोडा को हम कॉमनली फ्लूक्स बोलते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स बेटा। ये एक्टो और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो इनके कुछ मेंबर एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के बाहर पैरासाइट्स हैं, कुछ बॉडी के अंदर पैरासाइट्स पाए जाते हैं। इनमें सीलिया नहीं होता है बेटा, इनमें सक्कर एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंटीरियर, यहाँ ध्यान से देखो डिफरेंस बेटा, यहाँ पे माउथ वेंट्रल है, मतलब नीचे साइड में, लेकिन यहाँ पे माउथ एंटीरियर है, मतलब बॉडी के एकदम टिप पे माउथ पाया जाता है बेटा। लीफ लाइक बॉडी होती है एंड टैगमेंट प्रेजेंट होता है। अब ये टैगमेंट क्या है बेटा? देखो, ये पैरासाइट है, और पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहता है। एंड ऑफ कोर्स बेटा, किसी की भी बॉडी नहीं चाहेगी कि उसके अंदर कोई पैरासाइट ग्रो करे। तो हमारी बॉडी इसके ऊपर क्या करेगी? अटैक करेगी बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम इसको अटैक करेगा। तो अपने आप को बेटा इस अटैक से बचाने के लिए इसने क्या किया? अपनी बॉडी के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगाया है, एक प्रोटेक्टिव कवर लगाया है। उस कवर को हम क्या बोलते हैं? टैगमेंट बोलते हैं। तो शॉर्ट में आप याद रख लेना, अगर फ्री लिविंग फॉर्म है ना, उसको कवर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पैरासाइट फॉर्म है, वो हमेशा कवर रखेगी बेटा, वो अपने आप को बचाने के लिए कवर रखेगी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी टैगमेंट प्रेजेंट है, बिकॉज क्या है? पैरासाइट है बेटा। यहाँ पे भी टैगमेंट प्रेजेंट है, बिकॉज क्या है बेटा? पैरासाइट। ठीक है। अब ये फीड किस पे करते हैं? ये ब्लड पे फीड करते हैं, अपने होस्ट के ब्लड पे फीड करते हैं, होस्ट की सेल पे फीड करते हैं, या होस्ट के टिश्यूज पे फीड करते हैं। जैसे इसका नाम है लिवर फ्लूक, तो ये किस पे फीड करेगा? ये लिवर की सेल्स एंड लिवर के टिश्यूज पे फीड करेगा। और कैटल्स के लिवर को क्या करता है? डैमेज करता है बेटा। जैसे इसका नाम है ब्लड फ्लूक, तो ये किस पे फीड करता है बेटा? ये होस्ट के ब्लड पे फीड करता है। तो एग्जाम्पल है फेसिकोला, जिसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं, शाइसिस्टोमा, जिसको हम ब्लड फ्लूक बोलते हैं। और दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ट्रेमेटोडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, एनसीईआरटी में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको मिलेंगे। अगर आप रेफरेंस बुक पे जाएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बिकॉज हम अभी पढ़ रहे हैं, और प्लस हम 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारे पास पूरा 1 साल है। तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम दौड़ा दौड़ी नहीं करेंगे, हम सिलेबस खत्म करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करेंगे। बिकॉज मैं चाहता हूँ बेटा कि जब आप एग्जाम में बैठे ना, और एग्जाम में जो जोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, वो एग्जामिनर ने बेटा अगर नासा से भी मांगे हो ना, वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। आपको उधर क्वेश्चन देख के डर नहीं लगना चाहिए, आपको क्वेश्चन देख के बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं पढ़ा है, या हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा। ऐसा कंफ्यूजन मेरे को अपने बच्चों में नहीं चाहिए। इसलिए हम अभी से थोड़ा एक्स्ट्रा माइल एफर्ट लगाएंगे बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। बिकॉज जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो ना, तो आपको, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के घर में मजदूरी करने गए, ठीक है ना, और मजदूरी बेटा आपने एक दिन की, तो ऑफकोर्स बेटा आपको पैसा भी कितने दिन का मिलेगा? एक दिन का मिलेगा। कोई भी इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपको काम बेटा आपने एक दिन का किया है और वो आपको पैसे 2 दिन के दे। दिस इज इम्पॉसिबल बच्चा। लेकिन आपके साथ ही बेटा दूसरा बंदा है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, और आपसे ज्यादा दिन मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा एफर्ट लगा रहा है बेटा। ऑफकोर्स उसको पेमेंट भी क्या मिलेगा? अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम खाली एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो मतलब फॉलो करनी ही करनी है, उससे कोई मतलब उसका कोई और रीजन है ही नहीं बेटा, या उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो दैट इज नेसेसरी, नेसेसरी एंड नेसेसरी, बट ओनली एनसीईआरटी, दैट इज नॉट आल्सो नेसेसरी बेटा। हमको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाके एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको जो 15 का एग्जाम होगा, वहां पे भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपसे नहीं बनेगा बच्चा। तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू विल गो एक्स्ट्रा माइल बेटा,
जब आप हल्का सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे। अब आप ऐसा करोगे बेटा कि नहीं मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, मेरे को खाली एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद करनी है और फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा अच्छी रैंक से, दैट इज इम्पॉसिबल बेटा। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस बियॉन्ड द एनसीईआरटी आते हैं। बियॉन्ड द एनसीईआरटी का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा। जैसे अगर इधर से कोई क्वेश्चन आया ना, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बेटा, बिकॉज हम प्लेट हेल्थ पढ़ रहे हैं, बट किसी बच्चे ने इसको पढ़ा ही नहीं, तो बेटा वो बोलेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। हमको सिलेबस में दिया गया है, आप फाइलम को पढ़िए बेटा अप टू द क्लास। अब अगर क्लास दिया गया है, हमें क्लास को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्लास से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज, एक दो बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था, सर हमको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आपको पढ़ते हुए बेटा खाली अभी 1 महीना हुआ है, या शायद 1 महीना भी नहीं हुआ अभी पूरा, और मेरे को पढ़ाते हुए बेटा लगभग 8 साल हो गए, 9th ईयर है बेटा ये। तो आप मेरे पे यकीन रखो, मेरे पे भरोसा रखो कि मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, या मैं आपका नुकसान नहीं चाहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट बने, और एग्जाम में बेटा आप खाली पेपर करके नहीं आए, आप पेपर को फोड़ के आए बेटा। पेपर को देख के आपको डर न लगे, पेपर को देख के आपको खुशी महसूस हो कि हाँ मैं ये पेपर पूरा का पूरा करूंगा। तो आप अपना फोकस ना अभी इस पे मत डालो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, वो आप मेरे पे छोड़ दो। आप अपना फोकस बेटा इस पे डालो कि सर जो चीजें हमको क्लास में बता रहे हैं, हमें उसमें 100% एफर्ट देना है, और हर एक चीज, हर एक डॉट, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम हमको याद करनी है बेटा। तो अगर आप सीरियसली एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो, एक सिंसियर स्टूडेंट हो ना, तो आप इन चीजों पे फोकस करोगे, नॉट ऑन अदर थिंग्स बेटा, जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत भी वैसे नहीं। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो वी ऑल विल गो एक्स्ट्रा माइल, एंड इंशाल्लाह बेटा वी ऑल विल स्कोर एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स और फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स बेटा। तो ये मेरा प्रॉमिस है, तो आप अपना साथ देंगे बेटा, तो हम भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हो गया टर्बुलेरिया एंड ट्रेमेटोड। अब आते हैं सिस्टोडा पे। ट्रेमेटोड एंड सिस्टोडा पे पहली आपको याद रखनी है, दे आर कॉल्ड एज फ्लूक्स, दे आर कॉल्ड एज टेपवर्म्स बेटा। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये एक्टोपैरासाइट्स भी है, बट ये ओनली एंडोपैरासाइट्स है बेटा। इनका कोई भी मेंबर बॉडी के बाहर पैरासाइट नहीं दिखेगा, ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी बेटा। तो ये दूसरा डिफरेंस देखेंगे। नोसीलिया, नोसीलिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, पता है। नो सेंस ऑर्गन, नो सेंस ऑर्गन, वो भी ऑलरेडी पता है। सकर प्रेजेंट, तो ये यहाँ पे भी सेम ही है बेटा। एंटीरियर माउथ है बेटा, ठीक है, इनमें माउथ नहीं होता, इनमें गट नहीं होता, बिकॉज इनमें एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट है बेटा। आप समझ गए ना। अब इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट क्यों है, ध्यान से देखिए, बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स। ये बॉडी के अंदर पैरासाइट्स है बेटा, तो इनको तो बना बनाया खाना मिलेगा, इनको बना बनाया डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, इनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। तो ये डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी सरफेस से, कहाँ से, ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन से बेटा। तो इसलिए इनको खुद का इंटेस्टाइन, खुद का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लीफ के समान थे, ये रिबन के समान होते हैं। यहाँ पे भी टेगमेंट, यहाँ पे भी टेगमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। अब देखो इधर एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, सूडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन, तो सबको पता है बेटा प्लेट हेल्मेंट्स के अंदर। बट सेम एग्जामिनर बेटा अगर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा पेपर बनाने में, वो आपको बता सकता है द सूडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन डैश क्लास ऑफ प्लेट हेल्मेंट्स बेटा। और इस क्वेश्चन को वही बच्चा आंसर कर सकता है जिसने एक्स्ट्रा मेहनत करी होगी, आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके मेहनत करी होगी, और वही बता सकता है बेटा दैट क्लास इज सिस्टोडा, दैट इज नॉट ट्रेमेटोडा, दैट इज नॉट टर्बुलेरिया बेटा। तो मतलब ये है, सारे प्लेट हेल्मेंट्स में से सेगमेंटेड प्लेट हेल्मेंट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, वो सिस्टोडा होते हैं। ट्रेमेटोडा भी नॉन सेगमेंटेड है, टर्बुलेरिया भी नॉन सेगमेंटेड है बेटा। एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनेटा। टीनिया सोलियम को हम पॉक टेपवर्म बोलते हैं, जो उन इंडिविजुअल्स की बॉडी में मिलेगी जो पॉक खाते हैं बेटा। और आसाम में मैंने देखा बहुत सारे लोग पॉक खाते हैं, और कॉमनली बेटा हिंदू पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन में एंड सिख पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। एंटीनिया सैगिनेटा बेटा बीफ टेपवर्म है, ये आपको कॉमनली मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये आपकी बॉडी के अंदर आएंगी अगर आप अनकुक्ड मीट खाते हैं, अनकुक्ड बीफ और अनकुक्ड पॉक खाते हैं बेटा, तो आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों देखने को मिलेंगे बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेट हेल्मेंट्स बेटा। यहाँ पे हमने प्लेट हेल्मेंट्स खत्म कर दिया बच्चा। समझ आया प्लेट हेल्मेंट्स की नहीं समझ आया बच्चा? डन विद द प्लेट हेल्मेंट्स थिंक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir, अभी कोई कंफ्यूजन है?
वेरी गुड बच्चा। अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। चलिए ठीक है। तो नोट्स नोट्स बेटा इस पोर्शन के आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है ना? थोड़ी देर में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी होगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह हमारी होगी दैट विल बी रिगार्डिंग द प्लेट हेलमेंट्स एंड प्लेट हेलमेंट थोड़ा सा ही पार्ट, अगर आप सॉरी निमेट हेलमेंट्स बेटा, अगर आप प्लेट हेलमेंट समझ चुके हैं ना तो निमेट हेलमेंट को हमको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अपोजिट टू ईच अदर। तो फिर इंशाल्लाह हम साथ में किसको शुरू करेंगे? एनालिटिक्स को शुरू करें। तो निमेट हेलमेंट्स पार्ट हम कल ही करेंगे, बिकॉज फिर ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? तो आज हम प्लेट हेलमेट तक ही कर लेते हैं। तो आज मैं एक डीपीपी भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो डीपीपी आप कर लेना बच्चा अच्छे से। अच्छा, और एक चीज, जो हमारा 15 तारीख को पेपर होगा, ठीक है ना, दैट विल बी थॉरोली ऑन डीपीपीज बेटा। जितनी भी मैं डीपीपीज अभी तक फॉरवर्ड कर चुका हूँ, सारे डीपीपीज को अच्छे से दोबारा करेंगे, सारे डीपीपीज को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने डीपीपी सॉल्व नहीं किए वो अपने क्लास टीचर से डीपीपी अगेन मांगेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चा, बिकॉज पेपर जो मैं बनाऊंगा वो पूरा का पूरा डीपीपी वाला ही पेपर होगा, ठीक है? हाल दो मैं उसमें कुछ क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ, बट जो भी मैं एग्जाम आज के बाद लूंगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स बेटा द पेपर विल बी ड्राफ्टेड फ्रॉम द डीपीपी इटसेल्फ। तो डीपीपी को आप प्लीज ऐसे हल्के में मत लेना बेटा कि करना है कि नहीं करना, बिकॉज आपका पेपर भी डीपीपी से बनेगा। अब कुछ बच्चे इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, वो क्या करेंगे? पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करेंगे, बस डीपीपी के आंसर याद रखेंगे। तो डीपीपी का जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, मैं पूरे क्वेश्चन में से एक हल्का सा वर्ड चेंज करूंगा, और हल्के से वर्ड में चेंज में बेटा आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको खाली डीपीपी रटना नहीं है, डीपीपी को समझना है और समझ के बेटा सॉल्व करना है। और डीपीपी को मैं बेटा चेंज करके जब क्वेश्चन डालूंगा तो वो चेंज आपको समझ आना चाहिए कि सर ने कहाँ पे चेंज किया है। इसलिए प्लीज डीपीपी को सॉल्व करेंगे। आज और एक डीपीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको भी अच्छे से सॉल्व करना। कल इंशाल्लाह आफ्टर क्लास बेटा मेरे को याद दिला देना, उस डीपी को हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा बच्चा। पहले